हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता आ रहा है ताकि आप एकदम हीरो जैसे लाइफ को अपनी बिताएं। ठीक है ना? क्योंकि क्या है ना, एजुकेशन सबका राइट है, सबको मिलना चाहिए और वो फ्री होना जरूरी है, तभी आपको कोई अच्छी चीजें हासिल करने में एक मदद मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि अगर ये फ्री एजुकेशन है तो उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा हो। क्वालिटी भी क्या है, एकदम टॉप नॉच है, आप तो देख ही रहे हैं। चलिए, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बिल्कुल लास्ट तक हम आ चुके हैं और हमको बस अब और क्या डिस्कस करना है, ये पर्टिकुलर स्क्रू गेज डिस्कस करने के बाद, इसमें एरर डिस्कस करने के बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर आ जाएंगे और अपने चैप्टर को रैप अप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, किसका? स्क्रू गेज का, माइक्रोमीटर स्क्रू का, कि कैसे वो वर्क करता है, उसके नाम। वर्क तो ठीक है, उसमें हम जो नेमिंग हमने की थी कि पर्टिकुलर थिम्बल किसको बोलते हैं, हम मेन स्केल किसको बोलते हैं, सर्कुलर स्केल किसको बोलते हैं, हम एनविल या स्टड किसको बोलते हैं, हम स्पिंडल किसको बोलते हैं, हम थ्रेड क्या किसको बोलते हैं, स्क्रू किसको बोलते हैं, रैचेट किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू या स्क्रू गेज को लेकर। चलिए, तो अगर हम जनरल में बात करें कि हमको क्या यूज होता है हमारे माइक्रोमीटर स्क्रू का, तो देखिए, जनरली अगर हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर कैन मेजर एक्यूरेटली अप टू 0.01 सेंटीमीटर, हम जानते हैं, हमने वर्नियर कैलिपर बहुत पढ़ा है। देखो, आपको मैं सही बात बताऊं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज जैसी चीजें आपको पढ़ाई नहीं जाती है, स्किप करवा दी जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप कहीं भी पढ़ोगे ना, आपको वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज नहीं पढ़ाया जाएगा, स्किप करा दी जाएंगी वो चीजें। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारे कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग ये बोलते हैं कि आप तो प्रैक्टिकल लैब में इसको सीख ही लोगे, हम क्यों पढ़ाएं? लेकिन अगर आपके सिलेबस में ये है तो ये मेरा काम बनता है कि आपको ये चीज पढ़ाई जाए, क्योंकि इससे भी जेईई में क्वेश्चन आए हैं, इससे भी नीट में क्वेश्चन आए हैं, हमको देखना जरूरी है। क्लियर है? चलिए, तो मैंने इसलिए ये चीज छोड़ी नहीं है और आपसे डिस्कस की है। तो हमने जब वर्नियर कैलिपर पढ़ा था तो वर्नियर कैलिपर का हम लीस्ट काउंट जानते थे कि वो चला जाता है 0.01 सेंटीमीटर तक। एक क्वेश्चन हमने वर्नियर कैलिपर का किया था जिसमें उसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर तक भी चला गया था। लेकिन जनरलाइज्ड केस की हम बात कर रहे हैं, जनरली लिखा है मैंने, वर्नियर कैलिपर मेजर करता है 0.01 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ओके। अब हमको जरूरत ये पड़ी कि हमको और ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी प्रिसीजन लेकिन अलग अलग होते हैं, याद रखना। एक्यूरेसी प्रिसीजन पे पूरा लेक्चर है, बहुत शानदार लेक्चर प्रिपेयर किया है, ऐसा मुझे लगता है, मतलब शानदार मेहनत करके प्रिपेयर किया है, जरूर देखिएगा उस लेक्चर को। तो हाँ, अगर आप जितना ज्यादा लीस्ट काउंट अच्छा रखोगे, याद करो हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो प्रिसीजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट होता है। याद करो, जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना अच्छा प्रिसीजन आपको मिलेगा, उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आपकी मेजरमेंट में। याद करिए, क्लियर है ना? चलिए, अच्छा, लीस्ट काउंट जो होता है उसको आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हो। ठीक है ना? चलिए, कोई बात नहीं, हम लीस्ट काउंट याद रखते हैं, कोई हमको लोचा नहीं है उससे। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। तो जब हमको ना और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए थी, या मैं बोलूं हमको अगर और ज्यादा प्रिसीजन चाहिए था, अगर मैं ये बोलूं और ज्यादा, फॉर ग्रेटर प्रिसीजन, अगर हमको और ज्यादा प्रिसीजन चाहिए था तो हमने बोला कि हम माइक्रोमीटर स्क्रू डिवाइसेस का यूज करेंगे, है ना? जैसे कि स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर हो गया, आगे इन सारी चीजों का हम यूज करने लगे, क्योंकि वर्नियर कैलिपर से जो आपको लीस्ट काउंट मिल रहा था वो 0.01 सेंटीमीटर का मिल रहा था। ठीक है ना? आपको और ज्यादा प्रिसीजन चाहिए था, और ज्यादा डिटेलिंग चाहिए थी, और ज्यादा क्या चाहिए था? इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपकी मेजरमेंट में। तो आपने बोला कि यार और ऐसे डिवाइसेस ढूंढने पड़ेंगे जो हमको और अच्छी वैल्यू बता पाए। ठीक है ना? मैंने आपको बताया था कि स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर स्क्रू क्यों बोला जाता है, इसके पीछे रीजन आपको मैंने बताया था कि ये जो स्क्रू का कंसेप्ट है ना, हमारा स्क्रू का कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है स्क्रू का, कि अगर आपका स्क्रू है, ये अगर आपका स्क्रू है, अरे दादा स्क्रू बन जाओ, हाँ, अगर ये आपका स्क्रू है, ठीक है ना, तो स्क्रू पे क्या है भाई? थ्रेड है। ये देखो, ऐसी थ्रेड बनी हुई है ना। इस स्क्रू को आप यहां से टाइट करोगे, जैसे इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे अंदर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको एक रोटेशन कंप्लीट दोगे, इसका एक रोटेशन कंप्लीट करोगे, तो ये इस थ्रेड से इस थ्रेड की तरफ अंदर घुस जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? मान लो ये स्क्रू है, ठीक है ना? स्क्रू की पोजीशन अभी ये है, ये पोजीशन है आपके स्क्रू की, इस थ्रेड पे है वो, या मैं बोलूं इस थ्रेड पे है वो।
देखो ध्यान से देखना, इस थ्रेड पे है अभी वो, ठीक है। और आपने अपने स्क्रू को क्या किया, एक राउंड घुमाया, एक रोटेशन दिया, ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज, टाइट किया और ये स्क्रू अंदर की तरफ गड़ गया। और अब जो ये पोजीशन थी, ये पोजीशन बढ़ के कहां आ गई, अब इस थ्रेड पे आ गई। आई मेरी बात समझ में? तो आपने जैसे ही एक रोटेशन दिया अपने नट को, अपने स्क्रू को, तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आपका एक थ्रेड आगे बढ़ गया, नहीं बढ़ा? देखो पहले इस थ्रेड पे थे, फिर इस थ्रेड पे आ गए, एक थ्रेड आगे बढ़ गया। इसी को कल मैंने क्या बताया था, इसी को आप क्या बोल रहे थे, पिच बोल रहे थे। याद करिए, इसी को आप क्या बोल रहे थे, पिच बोल रहे थे। इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है हमारे स्क्रू गेज में, इसलिए इसको माइक्रोमीटर स्क्रू भी बोला जाता है। इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, इसीलिए बोला जाता है माइक्रोमीटर स्क्रू, बाकी और कोई रीजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ एक्यूरेटली कट स्क्रू, है ना, जो मैंने आपको बात बताई, एक्यूरेटली कट स्क्रू होते हैं विच कैन बी मूव्ड इन क्लोजली फिटिंग फिक्स्ड नट बाय टर्निंग इट। आप क्या कर सकते हो, इनको इस तरीके से बनाया जाता है, इतने एक्यूरेटली कट किया जाता है थ्रेड को, या मैं बोलूं स्क्रू को इतने एक्यूरेटली कट किया जाता है कि उसमें जो थ्रेड बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि अगर आप अपने स्क्रू को एक रोटेशन दो तो वो एक ही थ्रेड आगे या पीछे हो, है ना। अगर खोलोगे तो एक थ्रेड पीछे हो, अगर बंद करोगे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एक थ्रेड आगे हो जाए। इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग लगती है इसमें, ठीक है ना। चलिए, द इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड विद दो स्केल्स। आपको पता है इसमें टू स्केल्स होती हैं, दो स्केल्स होती हैं। एक तो होती है आपकी मेन स्केल और पिच स्केल। नाम याद रखना, या तो आप मेन स्केल याद रखो या तो आप पिच स्केल याद रखो। हम जब वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे थे और वहां पर टोटल रीडिंग निकालते थे तो टोटल रीडिंग क्या होती थी, एमएसआर मेन स्केल रीडिंग प्लस वीएसआर वर्नियर स्केल रीडिंग। वैसे ही यहां पर भी दो स्केल है, एक तो है आपकी मेन स्केल और पिच स्केल, जो कहां होती है, जो एक्सिस ऑफ द स्क्रू के अलोंग होती है। अभी आपको मैं दिखाता हूं डायग्राम, एक्सिस ऑफ द स्क्रू के अलोंग होती है। अच्छा, और दूसरी होती है कैप स्केल, हेड स्केल, या मैं बोलूंगा सर्कुलर स्केल। मैं बोलता हूं इसको सर्कुलर स्केल, है ना, सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। जिसकी रीडिंग को आप क्या बोलोगे, सीएसआर, है ना, इसकी रीडिंग को आप क्या बोलोगे, सीएसआर, सर्कुलर स्केल रीडिंग या सर्कुलर स्केल, ठीक है ना, अराउंड द एज ऑफ द स्क्रू हेड। अब जो स्क्रू हेड है यहां पर इसके अराउंड जो आपको रीडिंग मिलेगी, ऐसे गोल चक्कर में जो रीडिंग मिलेगी उसको आप सर्कुलर स्केल बोलोगे, और ऐसे स्क्रू के अलोंग जो आपको मिलेगी उसको आप पिच स्केल बोलोगे या मेन स्केल बोलोगे। क्लियर है? अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको और चीज समझ में आएगी। चलिए पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, वेरी गुड। आइए डायग्राम पे चलते हैं वापस, और जो डायग्राम हमने देखा था लास्ट लेक्चर में उसी को फिर से देखते हैं। आइए, तो मैंने आपको ये बताया कि मान लो ये आपका क्या है, ये आपका स्क्रू है, ये इसका स्क्रू हेड है ना। आप इसको इमेजिन करो कि ये आपका स्क्रू है और ये स्क्रू हेड है ना। इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इमेजिन करिए ये आपका स्क्रू हेड है, ठीक, ये देखिए स्क्रू हेड है। तो जो स्क्रू के हेड पे आपको रीडिंग मिल रही है, जो स्क्रू के हेड पे आपको रीडिंग मिल रही है, इसको आप सर्कुलर स्केल बोलते हो, और जो स्क्रू के अलोंग आपको रीडिंग मिल रही है इसको आप क्या बोलते हो, मेन स्केल बोलते हो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था इसको आप सर्कुलर स्केल बोलोगे, सर्कुलर स्केल, और इसको आप बोलोगे मेन स्केल, और इसको आप बोलिए मेन स्केल, ठीक, वेरी गुड। सर्कुलर स्केल और मेन स्केल को मिलाकर आपको क्या मिलने वाली है, टोटल रीडिंग मिलने वाली है, ये आप याद रखिए। अच्छा, मेन स्केल को पिच स्केल भी बोला जाता है। मेन स्केल ही आपकी कौन सी स्केल है, पिच स्केल है। पिच की बात हमने थोड़ी सी की थी लास्ट लेक्चर में, आज थोड़ी और ज्यादा बात करेंगे जरा हम पिच के बारे में, ठीक है ना। तो अब आपको अगर टोटल रीडिंग निकालनी है, टोटल रीडिंग तो आपको निकालना पड़ेगा मेन स्केल रीडिंग या पिच स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। इन दोनों रीडिंग को मिलाकर आपको क्या मिलने वाली है, टोटल रीडिंग मिलने वाली है। क्लियर? करना क्या होता है, आपका जो ये थिम्बल होता है, जो घूमता है, जो घूमने वाला पार्ट है, उसको आप थिम्बल बोलते हो। थिम्बल को या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो या तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। आपके सामने करता हूं, थिम्बल को आप या तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, सर ये तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, अरे मेरा तो क्लॉकवाइज है, मेरी तरफ से देखो, मेरी तरफ से, चलिए मैं आपकी तरफ से करता हूं, मैं आपके जैसा हो जाता हूं, ठीक है। तो अगर आप थिम्बल है आपके सामने, तो थिम्बल को या तो आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हो या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो।
जब आप थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो थिम्बल चढ़ेगा, इस स्लीव पे थिम्बल क्या करने लगेगा, चढ़ने लगेगा, आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक। और यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसको आप टाइट करने लगोगे, ठीक है ना, क्योंकि स्पिंडल आगे की तरफ मूव करने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो क्या होगा, ये जो इसका थिम्बल है ये स्लीव से उतरने लग जाएगा, पीछे की तरफ जाने लग जाएगा, ये स्पिंडल पीछे मूव करने लग जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको रीडिंग लेने के लिए क्या करना होता है, आपको हल्का सा खोलना होता है अपने थिम्बल को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है ताकि यहां जगह बन जाए, और यहां फंसा देते हो आप अपने ऑब्जेक्ट को किसके बीच में, एनविल फेस या फिर स्टड, इसको और क्या बोलते हैं, स्टड, है ना। मेरा नाम, मैं इसको स्टड बोलता हूं, तो मेरे मुंह से अगर कभी स्टड निकल जाए तो आप परेशान मत होना, ठीक है ना। स्टड और स्पिंडल के बीच में जब आपको फंसाना होता है तो आप क्या करते हो, क्लॉकवाइज घुमाते हो अपने थिम्बल को और टाइट करते हो, क्लियर है ना। टाइट करने के बाद आपको ये देखना होता है कि प्रॉपर्ली टाइट है कि नहीं, तो आप किसको घुमा के देखते हो, रैचेट को घुमा के देखते हो। रैचेट एक पीछे काले कलर का होता है, उसको आप घुमाते हो, आवाज आती है कट 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 कट, अगर आवाज आ गई कट कट तो आप समझ जाओ कि बढ़िया तरीके से ये फिक्स हो चुका है, अब आप रीडिंग ले लो, ठीक है। तो रीडिंग लेना भी सीखेंगे आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी आप ये समझ लीजिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है अपने स्क्रू गेज का। जरूरत क्या थी, सर काम क्या करता है, काम ये भी वही करेगा, लेंथ नापेगा, ब्रेड्थ नापेगा, ठीक है ना, और डायमीटर नापेगा, लेकिन इसमें ना आप थोड़े स्मॉल जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे पतली सी तार हो गई, पतली सी रॉड हो गई, इन सारी चीजों का डायमीटर, इन सारी चीजों की लेंथ, ये सब नापते हो, है ना, ये ज्यादा करते हो आप, है ना। जो ज्यादा छोटे छोटे डायमेंशंस के होते हैं वो आप ज्यादा नापते हो स्क्रू गेज की मदद से, क्लियर। चलिए, वेरी गुड। आपने अपने स्कूल की प्रैक्टिकल लैब में तो देखा ही होगा या देख ही रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां देखिएगा, वहां और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसा होता है हमारा स्क्रू गेज। वैसे आपको ऐसा ही दिखाई देने वाला है, कुछ नया दिखाई देगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हमको ना थोड़ी सी अच्छी बातें करनी है, थोड़ी सी लॉजिकल बातें करनी है। लॉजिकल तो अभी भी कर ही रहे थे सर, नहीं, अब हमको बात करनी है थोड़ी सी टेक्निकल, कोशिश करेंगे समझने की। ये आपके सामने एक डायग्राम मैंने बना दिया है, वही डायग्राम है जो आपने पीछे देखा था, ठीक है ना, वही डायग्राम है। चलिए, अब इसमें पहला जो टर्मिनोलॉजी है, और जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है पिच, ठीक है ना। उसको अगर आप समझ गए, अगर आप पिच को समझ गए तो आप सब समझ जाओगे स्क्रू गेज का, सब कुछ आपके सामने एकदम खुलकर बैठ जाएगा, आपकी खुली किताब बन जाएगी अगर आपने पिच समझ लिया तो, ठीक है। चलिए पिच को समझने की कोशिश करते हैं, इतना आसान नहीं होता, लोग लाइफ लॉन्ग इस पर्टिकुलर चीज में फंसे रह जाते हैं। आइए बात करते हैं। पहले तो आप ये याद करिए कि मैंने आपको बताया क्या है। आइए, मैंने आपको ये बताया है कि जब भी आप इस सर्कुलर स्केल या फिर थिम्बल को घुमाते हो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये आगे की तरफ मूव करता है, मैं लिख देता हूं, जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये आगे की तरफ जाता है, जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये पीछे की तरफ आता है, ठीक। क्लॉकवाइज घुमा के आप टाइट करते हो, रीडिंग लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप पीछे लेते हो, रिलीज करते हो अपने ऑब्जेक्ट को। अच्छा, एक रोटेशन में, ये आपका जो थिम्बल है जो सर्कुलर स्केल है, एक रोटेशन में मैं मान रहा हूं इसको, मैं खोल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मैं थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं और मैंने अगर थिम्बल को एक रोटेशन दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जितना पीछे आएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज में पीछे आता है कि नहीं, तो अगर मैं थिम्बल को एक पूरा रोटेशन दूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जितना पीछे आएगा एक रोटेशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारी पिच बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये एक थ्रेड है आपका, ये एक थ्रेड है, इसको बनाता हूं मैं जरा पतले पेन से, ये आपका एक थ्रेड है। अरे यार पतला पेन चाहिए, पतला 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 नहीं समझते हो, पतला, हाँ। ये आपका एक थ्रेड है और ये आपका दूसरा थ्रेड है, समझ गए मेरी बात। तो ये जो एक थ्रेड और दूसरे थ्रेड की बीच की डिस्टेंस है ना, इसी को आप क्या बोल रहे थे, पिच बोल रहे थे। याद करो, इसी को आप क्या बोल रहे थे, पिच बोल रहे थे। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, चलिए, पिच, PITCH, पिच, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो दो थ्रेड के स्क्रू में जो दो थ्रेड हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप पिच बोल रहे हो। ये पिच
और ये रोटेशन आपस में इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि जब आप अपने थिंबल को एक पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दो, 360 डिग्री पूरा घुमाओ, 360 डिग्री पूरा घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये उतना ही पीछे आएगा जितना इन दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस होगी, जिसको आप पिच बोलते हो। अच्छा सर, ठीक है सर, मतलब अगर हम थिंबल को क्लॉकवाइज घुमाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, अगर एक रोटेशन दे रहे हैं तो वो जितना आगे पीछे हो रहा होगा वो इन दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगा, और वही क्या होगा, पिच होगा, क्योंकि इस तरीके से इसको डिजाइन कर दिया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात सुनो मेरी, अगर मैं इनिशियल कंडीशंस की बात करूं, ध्यान से सुनना, ये आपकी रीडिंग है, ठीक, रीडिंग बोल रहा हूं ये आपकी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, छींक आ गई, और कोरोना नहीं है ना, अपनी छींक दूसरे की छींक कोरोना नहीं, ऐसा मत करो ना। चलो, ये है हमारी रेफरेंस लाइन। ये जो सेंटर पे आपको ये ब्लैक कलर की दिख रही है ना, मैं इसको येलो से डिजाइन कर देता हूं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो, मैं ये बना रहा हूं, ये जिस पर आपने मार्किंग की है इसको मैं बोलूंगा क्या, रेफरेंस लाइन बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई, रेफरेंस लाइन बोलूंगा। कोई बुरा नहीं मानेगा इस बात का। इसको क्या बोलूंगा मैं, रेफरेंस लाइन, है ना, या RL बोलूंगा, रेफरेंस लाइन बोलूंगा या RL बोलूंगा। तो मैंने अपनी ये RL बनाई, ठीक है ना, जिसपे क्या है, मार्किंग है। मान लो ये हमारा 0 है, ठीक, ये फिर 1 2 0, थोड़ा लंबा बना देता हूं, मान लो ये हमारा 0 है, फिर ये 1 2 3 4 5, फिर ये 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे करके हमारी इसमें मार्किंग है। अब क्या हुआ, मैंने देखा शुरुआत में मैंने क्या किया, अपने यहां से कोई ऑब्जेक्ट हटा दिया और पूरा टाइट कर दिया। किसको टाइट कर दिया, पूरा हमारे इस थिंबल को क्लॉकवाइज घुमाया। क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो आगे जाएगा, क्लॉकवाइज घुमा घुमा के क्या कर दिया, इस स्पिंडल फेस को इस स्टड के फेस से जाके जोड़ दिया। मतलब जो गैप आपको दिख रहा है, गैप मैंने खत्म कर दिया। तो क्या होगा, तो ये होगा भाई, ये होगा कि आपका जो थिंबल है, देख रहे हो आप, ये आपका थिंबल है और ये उसका 0 है, ठीक, ये उसका क्या है, 0 है, ठीक, और ये किसका 0 है, ये इसका 0 है। तो जब आपने टाइट कर दिया, आपने क्या बोला, यहां से आप ऑब्जेक्ट को हटाओ। पहले इसको बिना कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे हो आप, इसको बस बंद करके रख दे रहे हो पूरी तरीके से। जब मैंने पूरी तरीके से बंद करके रखा तो देखो इसका 0 और इसका 0 क्या कर गया, एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया। चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया, हाँ, तो ये 0 और ये 0 एक दूसरे पे चढ़ गया। अब क्या हुआ, अब आपको ये बात मैंने बता दी थी कि आप अगर अपने थिंबल को एक रोटेशन देते हो, चाहे क्लॉकवाइज दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज दो, जितना भी वो आगे पीछे होता है, नहीं आई बात समझ में। देखो भाई, एंटी क्लॉकवाइज अगर थिंबल को घुमाओगे तो वो पीछे आएगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे थिंबल को तो वो आगे जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एक रोटेशन 360 डिग्री घुमाने पर आपका थिंबल जितना आगे या पीछे होता है वो डिपेंड करता है आपके दो स्क्रू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जिसको आप पिच बोलते हो, है ना। तो ये उतना ही आगे पीछे एक रोटेशन में होगा जितनी इसकी पिच होगी। क्लियर बात, हाँ सर, पक्की बात, ठीक। तो हमने बोल दिया ये हमारी इनिशियल कंडीशन है आई, है ना। जब हमने टाइट कर दिया, कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, हमने इसको टाइट करके छोड़ दिया है, तो इसके 0 पे हमारी रेफरेंस लाइन यानी मेन स्केल के 0 पे आपके सर्कुलर स्केल का 0 आके बैठ गया है, चिपक कर, ठीक है, हाँ सर। अब आपने क्या किया, इसको ना एक रोटेशन दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसको, थिंबल को आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रोटेशन दिया, एक रोटेशन। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ओहो, गलत चीज मिट गई। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आजा रेफरेंस लाइन, चलो ठीक। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इनिशियल कंडीशन 0 पे थी, जब आपने इसको एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो थिंबल पीछे की तरफ मूव करेगा। एक पूरे 360 डिग्री में कितना पीछे मूव करेगा, उतना ही पीछे मूव करेगा जितना इन दोनों स्क्रू के बीच की डिस्टेंस है। और आप जैसे ही अपने थिंबल को पीछे ले जाओगे तो आप देखोगे पहले वो यहां पे था, वो यहां पर आ गया, पहले वो यहां पे था इस 0 पे, अब वो यहां पर आ गया है एक चक्कर घुमाने के बाद। तो ये जो डिस्टेंस है ये और कुछ नहीं, ये पिच ही है,
ये जो डिस्टेंस आपने निकाली ना, ये वाली डिस्टेंस बहुत प्यार से बनानी पड़ेगी मुझे। ये वाली डिस्टेंस इस 0 से लेके जो पहली रीडिंग आपको मिली, एक आफ्टर 1 रोटेशन, आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन आपका थिंबल इधर आ गया। पहले कहां था? पहले यहां था, अगर आपको याद हो तो। पहले अगर आपको याद हो तो यहां था कि नहीं? हाँ सर, यहां था। ठीक है ना? तो ये जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर ली एक रोटेशन में, आफ्टर 1 रोटेशन, इसी को आप क्या बोलने लग जाते हो? यही आपकी बन जाती है पिच। यही आपकी क्या बन जाती है? पिच बन जाती है। दिस इज नथिंग बट पिच। ठीक है ना? ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट पिच, 1 पिच। मैं बोलूंगा 1 पिच। आई बात समझ में? मतलब कुल मिलाकर इस दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस पिच है। ये इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि इन हर रीडिंग के बीच में, मेन स्केल के हर 2 डिवीजन के बीच में, मेन स्केल के 2 डिवीजन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको पिच बोला जाता है। स्क्रू के 2 कंसेक्यूटिव स्क्रू के बीच की डिस्टेंस को भी पिच बोला जाता है। मतलब जितना ये एक पिच ट्रेवल यहां से होगा, उतनी ही एक डिवीजन यहां से दिखने लगेगी आपको। आप थिंबल को जब एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज दोगे, जब आप थिंबल को एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज दोगे, एक कंप्लीट 360 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोगे, तो वो उतना ही पीछे आएगा जितना इसके बीच की डिस्टेंस है। और यहां से आपको कितनी रीडिंग दिखेगी? एक रीडिंग, एक डिवीजन दिखने लग जाएगा। 0 से पीछे आने के बाद आपको एक डिवीजन दिखने लग जाएगा ब्लैक कलर का। ये देखो यहां, ये दिखने लग जाएगा आपको एक डिवीजन। ठीक है ना? तो ये पिच ही है। चाहे वो 2 डिवीजन के बीच का डिफरेंस हो, वो पिच है। चाहे वो 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच की डिस्टेंस हो, वो भी क्या है? पिच है। तो कोई भी कंफ्यूजन वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज जाए, चाहे क्लॉकवाइज जाए, कंसेप्ट यही रहेगा। क्या कंसेप्ट? कि भैया 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को आप पिच बोलते हो, और एक 360 डिग्री रोटेशन देने के बाद थिंबल को जो आपको पहली रीडिंग दिखती है, जो आपको रीडिंग दिखती है, या मैं बोलूं मेन स्केल में जो 2 डिवीजन होते हैं उसकी जो बीच की डिस्टेंस होती है, वो भी पिच ही होती है। तो चाहे आप मेन स्केल के 2 डिवीजन ले लो, मान लो ये आपका मेन स्केल है ना, मान लो ये आपका मेन स्केल है, ये आपके मेन स्केल का 0 है, और ये पहला डिवीजन है। 0 के बाद ये आपका पहला डिवीजन है। तो ये जो पहले डिवीजन और 0 के बीच का ये जो डिफरेंस होगा मेन स्केल में, इसको आप क्या बोलते हो? पिच बोलते हो। क्या बोलते हो? पिच बोलते हो। दिस इज योर मेन स्केल। आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतनी ज्यादा क्लैरिटी से तो मुझे स्कूल में भी नहीं बताया गया था कि ऐसे मेजर करते हैं, है ना। खैर वहां इंटरेस्ट भी नहीं था, है ना। वहां तो इसमें इंटरेस्ट था कि पिंकी क्या कर रही है, पिंकी की टेबल पे क्या हो रहा है, पिंकी की टेबल पर राहुल तो नहीं है कहीं, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता था। इसमें थोड़ी ना इंटरेस्ट होता था कि थिंबल कितना आगे पीछे हुआ, क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, पिच किसको बोला, थ्रेड किसको बोला, क्या लेना देना। राहुल हट जा तू पहले पिंकी के पास, हट। बस इस पे ही दिमाग होता था। क्लियर? चलिए भाई, तो आप इसको नोट डाउन करिए, समझने की कोशिश करिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। फिर हम लीस्ट काउंट पर बढ़ते हैं, है ना। लीस्ट काउंट और पिच बहुत ज्यादा आपस में रिलेटेड है, उसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए पड़ेगी, इसलिए आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए चलो भाई, चलो 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 चलो, क्लियर। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आपको लीस्ट काउंट के बारे में बात करनी है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो देखो यार, लीस्ट काउंट क्या हुआ करता था, डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है जो आप किसी इक्विपमेंट से या किसी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हो, मेजर कर सकते हो, है ना। वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। हमने वर्नियर कैलिपर में अच्छे से समझ लिया था लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, वैसे ही आज हम समझेंगे कि स्क्रू गेज में आप लीस्ट काउंट कैसे नाप सकते हो। अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो ये वायर है, वायर आपको दिख रहा है, वायर दिख रहा है आपको, ठीक। ये वायर है, अगर आपको इसका डायमीटर नापना है तो आप क्या करोगे, इस वायर को यहां फंसा दोगे, ऐसे फंसा दोगे कि नहीं, ठीक। इस वायर को ऐसे फंसा के क्या करोगे, इसको टाइट करना चालू करोगे। थिंबल को कैसे घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे। क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है, याद करो, अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आगे की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पीछे की तरफ आएगा।
तो मैंने वायर को डाला इन दोनों स्टड और स्पिंडल के बीच में और क्या किया, अपने थिम्बल को, ये देखो दिख रहा होगा आपको लगता है, ठीक है दिख रहा है, क्यों, ठीक, चल। तो अब मैंने क्या किया, इस वायर को लगाने के बाद टाइट किया और मैंने बोला चलो भाई मेजरमेंट लेते हैं। ठीक, मेजरमेंट मैंने लिया, तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि जरूरी है क्या ऐसा होना कि जब मैं अपने थिम्बल को घुमाऊंगा, ठीक है ना, घुमाऊंगा 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 और स्टड पर स्पिंडल को पहले चिपका दूंगा। मान लो शुरुआत है, शुरू की कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है कि मैंने अपने स्पिंडल को इस स्टड पे जोड़ कर रखा हुआ है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं। ठीक, फिर मैंने क्या किया, ये वायर उठाई और मैंने बोला इस वायर का नाप लेना है मुझे, मेजरमेंट लेना है, इसका डायमीटर नापना है वायर का। तो मैंने क्या किया, अपने इस थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो खुलता है, यहां जगह बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो जब मैंने अपने वायर को यहां पर लगाया, थोड़ा सा घुमाया नहीं लगा, थोड़ा सा और घुमाया नहीं लगा, थोड़ा और घुमाया और वायर यहां पे घुसने लग गया, वायर क्या लग गया, यहां पर घुसने लग गया। फिर मैंने थिम्बल को क्या कर दिया, हल्का सा टाइट कर दिया, रैचेट घुमा के देख लिया कि सही है कि नहीं। ठीक, अब मुझे ये बताओ आप इस थिम्बल को कितना घुमा सकते हो, मिनिमम आप कितना घुमा सकते हो उसको? सर 1 राउंड घुमा सकते हैं मिनिमम। अच्छा, किसी ने मुझसे ये बोला कि मिनिमम 1 रोटेशन देना होगा आपको, ये कंपलसरी है, मिनिमम 1 रोटेशन ऑफ थिम्बल इज नेसेसरी। क्या ये बात मैंने सही लिखी है क्या? क्या ये जरूरी है क्या? क्या ये जरूरी है कि थिम्बल को आप हमेशा 1 रोटेशन ही दो? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझे? क्या जरूरी है ये जो थिम्बल है इसको मैं घुमा सकता हूं 1 राउंड भी, 2 राउंड भी, 3 राउंड भी, 4 राउंड भी, 5 राउंड भी, 10, 12, 13, 14, 20, 25 कितने राउंड चाहूं उतने राउंड घुमा सकता हूं। ठीक है ना? मान लो अगर मैंने इसको 10 राउंड खोले, 10 राउंड दिखाए, जैसे देखो अगर आप यहां पर आपको दिख रहा हो तो मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो ये आपका 0 था, 0, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिएगा बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, है ना। ये है आपका 0, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद ये है आपके 10वें पे, 9 के बाद आपके 10वें वाले डिवीजन पे है, मेन स्केल के 10वें डिवीजन पर है। ठीक है ना? तो अगर ये 10वें डिवीजन पर आया है, आपको पता है एक पूरा रोटेशन होने के बाद मेन स्केल की 1 रीडिंग दिखती है और एक डिवीजन के बीच का डिस्टेंस ही पिच होता है कि नहीं होता? ठीक है, मान लो ये mm स्केल है। कैसी स्केल है ये? mm की स्केल है, मिलीमीटर की स्केल है मेन स्केल आपकी, और आपको 10 रीडिंग दिख रही है, सॉरी 10 डिवीजन दिख रहे हैं। तो आपने इसको कितनी बार घुमाया होगा? सर 1 बार घुमाने से 1 रीडिंग दिखती है, 2 बार घुमाने से 2 रीडिंग दिखती है, 3 बार घुमाने से 3 रीडिंग दिखती है, यहां पर मुझे 10 रीडिंग दिख रही है सर। तो पक्की बात है कि थिम्बल को 10 रोटेशन दिए गए होंगे, हाँ कि ना? देखो समझ गए? दिखा? हाँ सर हमको दिख गया। आपने हमको यह बताया कि ये जो मेन स्केल है इसमें जो रीडिंग है वो mm स्केल है, मतलब एक डिवीजन आपको 1 mm बताएगा, 2 mm बताएगा, 3 mm बताएगा। यहां पर हमको 10 रीडिंग दिख रही है, 10 डिवीजन दिख रहे हैं, मतलब थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 कंप्लीट रोटेशन दिए होंगे, तभी हमको 10 रीडिंग दिखी। क्योंकि हमको पता है कि थिम्बल के 1 रोटेशन से हमको 1 रीडिंग दिखती है, और 1 रीडिंग दिखने का मतलब होता है 1 पिच ट्रैवल कर लेना। और वो 1 डिवीजन क्यों ट्रैवल हुआ होता है? क्योंकि यहां पर 2 स्क्रू के बीच का डिस्टेंस वही होता है जो 2 डिवीजन के बीच का होता है, हाँ कि ना? ठीक है सर, आई बात समझ में। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या मिनिमम 1 रोटेशन ऑफ थिम्बल इज नेसेसरी? क्या जरूरी है कि आप थिम्बल को 1 रोटेशन ही कंप्लीट दो? मान लो मैंने ऐसा कोई वायर फंसा दिया, इतना पतला वायर फंसा दिया यहां पर कि वो 0 से तो बढ़ा और 1 से भी बड़ा निकला, मतलब 0 और 1 से बड़ा निकला, लेकिन वो 2 तक, दूसरी रीडिंग तक नहीं पहुंच पाया, वो 1 और 2 के बीच में कहीं आ गया। नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आई। तो ये पहली बात तो ये सुनो कि ऐसा बोलना सही नहीं है। क्यों नहीं है, जरा उसके बारे में मैं अभी आपसे बात करता हूं। सुनना मेरी बात ध्यान से, ऐसा बोलना सही नहीं है, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने आपसे ये बोला कि मान लो ये है भाई इनिशियल कंडीशन, ये है आपका 0, ठीक, मेन स्केल का 0, और ये मेन स्केल कैसी है? mm की स्केल है भाई, है ना, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। दूसरी कंडीशन बनाने जा रहा हूं, पेन पतला करूंगा।
इनिशियल कंडीशन में जब आपने अपने थिम्बल को पूरा का पूरा चढ़ा के रखा था इस स्लीव पे, मतलब आपने ये जो इनके बीच की गैप है इस गैप को बंद कर दिया था, स्टड और स्पिंडल ऐसे चिपके हुए थे, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं था। अगर इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है तो ये पक्की बात है कि आपका जो थिम्बल है वो ऐसे, आपका जो थिम्बल है वो ऐसे आकर मेन स्केल के 0 पर चढ़ गया होगा। क्लियर है कि नहीं? और यहां पर क्या होगा, आपके सर्कुलर स्केल का 0। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। ठीक, ये समझ में आया। हाँ, अब आपको रीडिंग लेनी है, अब आपको रीडिंग लेनी है। मान लो आपने वायर फंसाई, ये पतली सी वायर आपने फंसाई, ठीक है ना? आ जाओ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओहो हो, ये देखो आपने, ये आपने मेन स्केल बनाई जो mm में है, पतली पतली बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है? ये आपके मेन स्केल का 0, ठीक? ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, है ना? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, एक डिवीजन का ये जो गैप होता है इसको ही आप क्या बोलते हो, पिच बोलते हो। याद करो भाई, याद करो, याद करो, याद करो। हाँ 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 हाँ, याद है सर। ठीक, ओके। अब आपने यहाँ कोई पतली सी वायर डाली, शुरू में आप याद करो आपका जो थिम्बल था वो 0 से टच हो रहा था। हाँ, अब आपने क्या किया, अपने थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से यहाँ गैप बनना चालू हुआ, ये पीछे की तरफ आने लग गया। आपने अपनी यहाँ वायर फंसाई, वायर फंसा के रैचेट्स को देखा, कर कट किया, आपको समझ में आ गया कि ये टाइट हो गया है, ठीक है ना? टाइट होने के बाद, ध्यान से सुनना, टाइट होने के बाद आपका जो सर्कुलर स्केल था, आपकी जो सर्कुलर स्केल थी, मैं उसकी पोजीशन आपको दिखा रहा हूं, वो ऐसी हो गई, वो ऐसी हो गई। अब आपका थिम्बल या सर्कुलर स्केल ऐसा हो गया। ठीक, क्लियर है ना? और यहां पर कोई रीडिंग आ गई, मान लो इधर कोई रीडिंग है, ऐसे करके, ऐसे इसकी रीडिंग आ गई। क्लियर बात? हाँ सर, आ गई बात समझ में। इस लाइन को आप क्या बोलते हो, रेफरेंस लाइन बोलते हो, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, थिम्बल अगर एक पूरा कंप्लीट रोटेशन मार पाता तो वो कहां पर आ पाता, वो कहां पर आ पाता? मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं जरा, कहां पर आ पाता सर? यहां पर आ पाता। अगर कंप्लीट रोटेशन कर लेता तो एक पिच पूरी ट्रैवल कर लेता, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि वायर इतनी पतली थी, वायर इतनी ज्यादा पतली थी, देखो इतनी ज्यादा पतली थी वायर कि वो एक पिच भी ट्रैवल करने नहीं दे पाई आपके थिम्बल को। ठीक है, तो मतलब आपका थिम्बल इस 0 और 1 के बीच में कहीं फंस गया। 0 और 1 mm से भी कम डायामीटर है आपकी इस वायर का। पक्की बात? तो अब वापस इस स्टेटमेंट में आते हैं। क्या मुझे बताओ कि यह पूरा थिम्बल एक रोटेशन घूम पाया होगा क्या? नहीं सर। अगर एक रोटेशन पूरा घूम जाता ना सर तो ये 1 mm पे आ जाता, क्योंकि हमको पता है कि 360 डिग्री घूमने के बाद थिम्बल एक पिच ट्रैवल करता है, और ये 0 से लेके 1 तक की जो डिस्टेंस है ये और कुछ नहीं है, ये वही है जिसको आप पिच बोलते हो, और ये वही है जो 2 स्क्रू के बीच की डिस्टेंस होती है ना? और अगर हमारा थिम्बल 0 से 1 के बीच में कहीं फंस गया है तो ये बात पक्की है कि उसने पूरा एक रोटेशन कंप्लीट नहीं किया होगा। पक्की बात? तो ये स्टेटमेंट बोलना सही नहीं है कि हमेशा कम से कम आपको एक रोटेशन तो देना ही होगा अपने थिम्बल को। पक्की बात? अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो फिर मेरे को ये बताओ, क्या ये स्टेटमेंट भी गलत होगा कि लीस्ट काउंट, ओहो इतनी सारी चीजें, ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, ऐसा बोलना भी गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि आप एक रोटेशन अगर मिनिमम घुमाते हो तो आप एक पिच ट्रैवल करते हो, और एक पिच कितना mm स्केल में 1 mm के बराबर है। तो जरूरी तो नहीं है कि हमेशा 1 mm ही मेजर करो, उससे कम भी तो मेजर कर करोगे ना। देखो ना, जो हमारा वायर था उसका जो डायामीटर था वो देखो कहां आ रहा है, 0 और 1 के बीच में कहीं आ रहा है, वो 1 mm भी नहीं है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो ऐसा बोलना सरासर क्या है, गलत है। तो लीस्ट काउंट कभी भी आप ये मत बोलना कि हमारे स्क्रू गेज का 1 mm हो सकता है बस क्योंकि वो एक रोटेशन घूमेगा, ऐसा नहीं। वो मेरी मर्जी है, वो उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन लेंथ पर डिपेंड करता है, उसके डायमेंशंस पर डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट के, कि आपका थिम्बल कितना रोटेशन घूमेगा। भाई कितना भी रोटेशन घूमे, आपको किससे मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां फंस जाए।
अगर वो सही तरीके से फंस गया, रैचेट घुमा के हमने देख लिया, तो हमको रोटेशन से क्या लेना देना, हमको तो रीडिंग से लेना देना है, हाँ कि ना, पक्की बात। अभी पिच को समझने के लिए हमने ये बात समझी थी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन देने के बाद, रोटेशन देने के बाद थिम्बल को, आप जितना डिस्टेंस मेन स्केल पर आगे या पीछे होते हो, उसी को आप बोलते हो पिच, एक रोटेशन, ठीक है ना। लेकिन हर बार एक रोटेशन ही घूमो ये जरूरी नहीं है। आप अगर मान लो, मेरी बात सुनो, अगर ये आपका थिम्बल है, ये आपकी सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल पर आपको दिखती है रीडिंग, क्या दिखती है आपको, रीडिंग दिखती है। कैसी रीडिंग दिखती है, मान लो ये आपका 0 है, ठीक है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, यहाँ से कंटिन्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसी रीडिंग आपको दिखती है। क्लियर है ना। तो ये पूरे सर्कुलर फेस पे होती है, कहां पर होती है, ऐसे पूरे सूरज जैसी होती है ना, ऐसे सूरज जैसी, ऐसी पूरी रीडिंग होती है आपके सर्कुलर स्केल पर। ठीक है, आ गई बात समझ में, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला कि इसके एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद जो डिस्टेंस आप मेन स्केल पर चलते हो उसको पिच बोलते हो, या पिच स्केल पर जो डिस्टेंस चलते हो उसको पिच बोलते हो, या पिच स्केल पर जो दो डिवीजन होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस पिच होती है, या दो स्क्रू के बीच में, थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो पिच होती है। ठीक है ना। अगर मैंने इसको गलती से कहीं स्क्रू बोल दिया हो तो उसको समझ लेना, दो थ्रेड की बात कर रहा हूं मैं, दो थ्रेड की। ठीक है, हाँ सर हमको ये पता है, अब अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे की बात हम करते हैं। मान लो एक रोटेशन देने के बाद आपने देखा कि इस पर्टिकुलर सर्कुलर स्केल पर तो 100 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 100 है। मान लो यहां पर 0 था, यहां 1 2 3 4 5 6 करके चलते आप यहां तक आए और ये आपका 99 हो गया और वापस ये 100 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपने एक रोटेशन में कितने डिवीजन कंप्लीट कर लिए? आपने एक रोटेशन में कितने डिवीजन कंप्लीट कर लिए? सर 100 डिवीजन घुमा दिया हमने सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन में 100 डिवीजन घुमा दिया। कभी कभी इसमें 50 डिवीजन भी होंगे, कभी 70 भी बोल देगा, 60 भी बोल सकता है, उसकी मर्जी है क्वेश्चन में। लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड कंडीशन बता रहा हूं। ऐसा होता है कि आपकी जो सर्कुलर स्केल होती है उस पर 100 डिवीजन होते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जनरल केस की बात कर रहा हूं, जनरली ऐसा ही होगा। ठीक, तो जब आपने अपने सर्कुलर स्केल को या अपने थिम्बल को एक रोटेशन दिया तो आपने उसको एक पिच ट्रैवल कराया, आगे या पीछे कहीं भी एक पिच ट्रैवल कराया। ठीक, उस एक पिच ट्रैवल कराने के लिए क्या आपने 100 डिवीजन कंप्लीट किए? 100 डिवीजन घुमाया, 100 डिवीजन घुमाया? हाँ सर, क्योंकि आपकी सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन थे? 0 से घूम के वापस 0 पे आना है ना, तो आपने 100 डिवीजन कंप्लीट किए। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि 100 डिवीजन घूमने के बाद आपने एक पिच कवर किया? हाँ, नहीं आई बात समझ में? अरे बताओ, क्या आपने 100 डिवीजन घूमने के बाद, 100 डिवीजन घूमने के बाद एक रोटेशन में 100 डिवीजन, चलो मैं यहां लिख देता हूं, है ना, अच्छे समझेंगे, एकदम प्यारे तरीके से, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं देयर आर 100 डिवीजन्स, देयर आर 100 डिवीजन्स ऑन द मेन स्केल, on the circular scale, on the circular scale, ये मैंने आपको बताया। अरे सर्क्यूलर स्केल, ठीक, देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो आप एक रोटेशन में कितने डिवीजन घूम जाओगे भाई? एक रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री में आप कितने डिवीजन घुमा दोगे भाई? अपने सर्कुलर स्केल को 100 डिवीजन घुमा दोगे। और यही एक रोटेशन में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे मेन स्केल पर 100 डिवीजन घुमाने के बाद, क्या वो एक पिच के बराबर होगा? हाँ सर, ये बात हमको समझ में, वो एक पिच के बराबर होगा। देखिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि भाई क्या जरूरी है हर बार एक रोटेशन ही घूमे? हो सकता है एक रोटेशन ना घूम के वो आधा रोटेशन घूमे। एक रोटेशन ना घूम के वो कितना घूमे? आधा रोटेशन घूमे। तो आप कितने डिवीजन कंप्लीट कर पाओगे? 50 डिवीजन। और आप कितनी पिच कर पाओगे? पिच का आधा। अगर मान लो एक पिच आपकी 1 mm की थी तो आप पिच बाय 2 करोगे, यानी कि आप 0.5 mm ही ट्रैवल कर पाए। आपको ये पूरी रीडिंग नहीं दिखेगी, इसका आधा दिखेगा। आपको डायमीटर यहां वायर का 0.5 mm दिख जाएगा। अच्छा, लेकिन क्या जरूरी है आप एक रोटेशन का आधा ही करो? आधे का आधा भी तो कर सकते हो, उसके आधे के आधे का आधा भी तो कर सकते हो। अरे हाँ कि ना?
वो तो डिपेंड करता है कि यहां जो ऑब्जेक्ट आपने फंसाया है वो कितना है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके बीच में पेन फंसा दूं तो रोटेशन कुछ और हो सकता है आपको 7 रोटेशन लग जाए। 7 बार घुमाने के बाद 7 बार घुमाने के बाद जो जगह बने वहां ये पेन फिट हो पाए। लेकिन अगर मैं यहां वायर फंसाता हूं, यहां पर मैं वायर फंसाता हूं, क्या इसको 7 रोटेशन लगेंगे? तब नहीं। हो सकता है सर इसको आधे का आधा रोटेशन ही लगे और ये इतनी पतली सी वायर क्या कर जाए, फंस जाए यहां पर। समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं है भाई कि हमेशा आपको एक रोटेशन ही देना हो, आधा ही देना हो, आधे का आधा भी देना हो, कुछ भी दे सकते हो आप, कितना भी रोटेशन हो सकता है। ठीक, अब सुनना मेरी बात। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बस आप आधे से ज्यादा दरिया पार कर चुके हो। अब चीजों को समझना, बहुत ध्यान से समझना। अब अगर मान लो एक रोटेशन 100 डिवीजन घूमने के बाद आप एक रोटेशन कंप्लीट करते हो, मतलब आपने एक रोटेशन को 100 भागों में बांट दिया है। आपने एक रोटेशन को 100 भागों में बांट दिया है, तो आप अगर एक डिवीजन घुमाते हो तो कितना रोटेशन करोगे? नहीं आई बात समझ में, ध्यान से सुनना। इसको आप लिख लो, इसको आप समझ लो, फिर हम वापस बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करेंगे। चलिए, मैंने आपको यह बोला भाई कि 100 डिवीजन में एक रोटेशन घुमा रहे हो। 100 डिवीजन में आपका थिंबल पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो मुझे यह बताओ एक डिवीजन में कितना रोटेट करेगा आपका थिंबल? 100 डिवीजन में तो एक रोटेशन कर जाता है 360 डिग्री का। एक डिवीजन अगर घुमाया, एक डिवीजन घुमाया तो कितना रोटेशन करेगा? ठीक, तो 100 डिवीजन में एक रोटेशन है सर, तो एक डिवीजन में 1/100 रोटेशन, एक रोटेशन का 100वां भाग होगा। आई बात समझ में? एकदम बिल्कुल बस एकदम बिल्कुल इतना सा मूव करेगा, है ना, एक रोटेशन का 100वां भाग। ठीक, आई बात समझ में? अच्छा, अब इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। अगर एक डिवीजन में एक रोटेशन होता है तो मैं क्या बोल सकता हूं, वो एक पिच होगा। हाँ, एक 100 डिवीजन में एक रोटेशन होता है, उसमें वो जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है क्या वो 1 पिच होगा? हाँ सर। तो एक डिवीजन में क्या होगा सर? एक पिच अपॉन 100, पिच अपॉन 100। अच्छा, कि 100 क्या है? 100 इज द डिवीजन। क्लियर बात? तो अगर आप 100 डिवीजन या मैं बोलूं एक रोटेशन देने के बाद एक पिच ट्रैवल करते हो, पिच के बराबर मूव कर जाते हो मेन स्केल में, तो आप एक डिवीजन घुमाने के बाद इस सर्कुलर स्केल को आप हल्का सा एक डिवीजन घुमाओगे, पूरा 360 डिग्री ना घुमा के कितना घुमाओगे? एक डिवीजन घुमाओगे। तो एक डिवीजन घुमाने के बाद आप कितना मेजर कर सकते हो? तो सर जितनी पिच होगी उसका 100वां, जितनी पिच होगी उसका 100वां। अच्छा, मतलब अगर 1 mm है आपकी एक पिच, अगर 1 mm के बराबर थी, एक पिच अगर आपकी 1 mm के बराबर थी, तो आप कम से कम कितना मेजर कर पा रहे हो? उसका 100वां हिस्सा। उसका क्या? 100वां हिस्सा। अच्छा, अगर एक पिच 1 mm की थी सर, तो मैं उसका क्या नाप पा रहा हूं? 100वां हिस्सा, यानी कि 0.01 mm नाप पा रहा हूं मैं। यह है वो सबसे छोटी वैल्यू जो आप इस स्क्रू गेज से नाप सकते हो, और इसी को आप क्या बोलोगे? लीस्ट काउंट बोलोगे। इसी को आप क्या बोलोगे? लीस्ट काउंट बोलोगे। मान लो अगर ये सर्कुलर स्केल में जो 100 डिवीजन थे, अभी आपने क्या माना था? इसमें 100 डिवीजन में आपने डिवाइड किया है। अगर 100 डिवीजन ना होके यहां 50 डिवीजन होता, तो आप 50 डिवीजन में पिच कंप्लीट करते, यहां क्या आ जाता? 50 आ जाता। 50 में आप पिच कंप्लीट करते तो एक डिवीजन में क्या हो जाता? पिच अपॉन 50, तो लीस्ट काउंट थोड़ा बढ़ जाता। अगर मान लो यहां 50 की जगह 1000 डिवीजन हो जाए, कितने डिवीजन हो जाए? 1000 डिवीजन हो जाए, तो आप 1000 डिवीजन से एक पिच कंप्लीट करोगे, एक रोटेशन कंप्लीट करोगे, और एक डिवीजन हल्का सा घुमाओगे अगर अपने सर्कुलर स्केल को, तो आप पिच का 1000वां हिस्सा नाप पाओगे, क्योंकि यहां डिवीजन कितने हो जाएंगे? 1000। तो जितने ज्यादा सर्कुलर स्केल में डिवीजन आप बढ़ाते जाओगे, उतना अच्छा लीस्ट काउंट, उतना कम लीस्ट काउंट होता जाएगा आपका। और जब मैं अच्छा लीस्ट काउंट बोलूं तो समझ जाना लीस्ट काउंट कम की बात कर रहा हूं। हमेशा अच्छा होना मतलब ज्यादा होना नहीं होता, हमेशा अच्छा होना ज्यादा नहीं होता, है ना। लीस्ट काउंट में जब मैं बोलूं लीस्ट काउंट अच्छा है, तो आप समझ जाना लीस्ट काउंट कम है। जितना लीस्ट काउंट कम उतना अच्छा मेजरमेंट। क्लियर बात? ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई सर। देखो, इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम
अब यहीं से फॉर्मूला उठा लेंगे अपने लीस्ट काउंट का। चलिए, तो लीस्ट काउंट आपने कैसे निकाला भाई? पिच को किससे डिवाइड कर दिया? जितने डिवीजन थे आपके सर्कुलर स्केल पे, जितने डिवीजन आपके सर्कुलर स्केल पे थे आपने पिच को उससे डिवाइड कर दिया, आपको क्या मिल गया? लीस्ट काउंट मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सिंपल, सादा, उच्च विचार वाला। आ जाओ, लाल कलर से लिखूंगा मैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल। मेन स्केल नहीं, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर की स्पेलिंग बताओ, गलत हो रही है मुझसे। सर्कुलर स्केल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट भैया। पक्का 100% आ गई बात समझ में? तो यार हमने बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से समझा है टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्क्रू गेज में। एक तो पिच को समझा है, बहुत देर से हमने इसके बारे में डिस्कशन की, बहुत अच्छे से पिच को अपने जहन में उतारा, अपनी नसों में उतारा, अपनी रगों में उतारा, और उसके बाद हमने लीस्ट काउंट को देखा। क्लियर है? पक्का? जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे ना, तब आपको रीडिंग लेना आ जाएगा, कैसे रीडिंग ली जाती है आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी हम रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि पिच क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। अगर आ गया है तो इसी की मदद से हम रीडिंग लेना भी चालू कर देंगे। क्लियर है? पक्का 100%? ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, बहुत आराम से सीख लिया कंसेप्ट को, बहुत शांति से सीख लिया, बहुत ही तहे दिल से सीख लिया। क्लियर? एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक या दो न्यूमेरिकल करेंगे और अपने अंदर अपने जहन में बैठा लेंगे इस कंसेप्ट को। पक्की बात है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ये आप और कहीं नहीं पढ़ोगे, आपको स्किप करवा दिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस चीज को भी पढ़ना जरूरी था। ठीक है ना? चलो, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। बस, वाह क्या बात है। आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 full turns of circular scale of a screw gauge covers a distance of 1 mm on scale. क्या? 3 full turns of circular scale of a screw gauge covers a distance of 1 mm on scale. अच्छा, मतलब आपको उसने बता दी जो आपकी मेन स्केल है वो mm वाली स्केल है। ठीक है ना? mm वाली स्केल है, ये उसका 0 है। ठीक, और ये है भाई, अब का इसका थिम्बल बनाता हूं दूसरे कलर का। माय गॉड, मान लो ये है आपका 1 mm, तो ये है भाई आपका, ज्यादा ही बड़ा बन गया क्या? हाँ सर, बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया आपने। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ है, ठीक है ना? ये है आपका थिम्बल। यहां से जो 1 mm तक आपका थिम्बल पहुंचा है, ये कितने रोटेशन में पहुंचा है? 3 full turns of circular scale on a screw gauge covers a distance of 1 mm। अरे बाप रे, 1 mm ट्रेवल करने के लिए, 1 mm ट्रेवल करने के लिए थिम्बल को 3 रोटेशन मारने पड़े फुल। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? सर, मैंने ये पढ़ा है कि एक रोटेशन ऑफ थिम्बल जो होता है, 1 रोटेशन ऑफ थिम्बल जो होता है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन या 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ थिम्बल जो होता है, उसके कारण जो डिस्टेंस कवर्ड होती है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल, डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल, कवर्ड ऑन मेन स्केल, उसी को आप क्या बोलते हो? पिच बोलते हो। मेरे हिसाब से तो सर मैंने यही पढ़ा है। आपने जो पढ़ा है सर यही पढ़ा है। अगर ये सही नहीं है सर, अगर आप बता दो तो सर आपकी बात झूठी थी, आप फरेबी हो, आप झूठे हो, आप एकदम गलत समझाने वाले हो। अगर ये बात सर गलत निकल गई तो। अरे क्यों गलत निकलेगी भाई? बिल्कुल सही बोला तुमने कि जब आपका थिम्बल एक कंप्लीट रोटेशन देता है तो वो मूव करता है आपके मेन स्केल पर। दिस इज योर मेन स्केल, दिस इज योर मेन स्केल, है ना? तो मूव करता है वो मेन स्केल पे आपका थिम्बल। अच्छा,
एक रोटेशन में जो डिस्टेंस उसने मूव किया मेन स्केल पे, उसको ही आप पिच बोला करते थे कि नहीं बोला करते थे? हाँ सर, बोला करते थे। लेकिन ना यहां पर उसने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है और बोला है क्वेश्चन में कि थ्री फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm। मतलब तीन रोटेशन करने के बाद अगर थिंबल 1 mm तक, ये जो थिंबल 1 mm तक आया है, ये कितने रोटेशन करने के बाद आया है? 3 रोटेशन करने के बाद आया है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, आ गई बात समझ में। 3 रोटेशंस के बाद 3 रोटेशंस इज इक्वल्स टू 1 mm। 3 रोटेशंस में आप 1 mm आ पाए, तो आप एक रोटेशन में कितना आ पाए होगे, कितना डिस्टेंस कवर कर पाए होगे? 1 रोटेशन इज इक्वल टू 1 rotation is equals to 1 into 1 by 3. 1 into 1 by 3 is 0.3 mm, या मैं बोल दूं 1 by 3 mm। क्या बोलते हो? क्या मैं ये बोल दूं 1 by 3 mm? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं सर कि 3 रोटेशन में 1 mm, तो एक रोटेशन में 1 by 3 mm। ठीक है, ओके। तो आप मुझे बताओ, एक रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसी को आपने पिच बोला था कि नहीं बोला था? तो ये आपकी क्या आ गई? दिस इज योर पिच, दिस इज योर पिच। क्लियर? अच्छा, क्या मैं पिच को, एक बात और सुनना, आपको लैंग्वेज में कभी कभी कंफ्यूज करके दे देगा, क्या मैं पिच को लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बोल सकता हूं? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का लीस्ट काउंट बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो कभी कभी ना लैंग्वेज में आपको लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल दिया रहेगा, तो आप समझ जाना कि वो आपको क्या दे रहा है? पिच दे रहा है। ये बात अपने आप दिमाग में डाल लीजिए। चलो भाई, आपके पास पिच आ गया, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD, है ना? आ जाओ जरा देखते हैं। पिच लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्लियर? हाँ, पिच आपके पास आ गया है। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन आपको कितने दिए हैं? द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज 60। आ जाओ निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच इज इक्वल टू 1 by 3 mm। पिच इज 1 by 3 इंटू 60 डिवाइडेड, आ गया कितना? 1 upon 1 by 80। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? लीस्ट काउंट आ जाएगा आपका 0.005 mm। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने फाइंड आउट कर दिया लीस्ट काउंट। चलिए नोट डाउन करिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीस्ट का, अच्छा ये जेई मेंस 2019 भाई, जेई मेंस 2019, घबराना नहीं है, इसको मैं छुपा देता हूं, है ना? ये हमको डर नहीं पैदा होना चाहिए, इसको मैं छुपा देता हूं। आओ आप क्वेश्चन को करते हैं। द लीस्ट काउंट ऑन द मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm। द लीस्ट काउंट, अच्छा ये देखो आ गई लैंग्वेज, लैंग्वेज आ गई, लैंग्वेज आ गई, लैंग्वेज आ गई, अंग्रेजी आ गई। द लीस्ट काउंट ऑन द मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm। ठीक, आपको मेन स्केल का लीस्ट काउंट दिया है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट दिया है। मैंने आपको बताया था मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच होता है। क्या होता है एक्चुअली? वो पिच होता है। तो चलो बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज नथिंग बट इट इज द पिच, इट इज द पिच, है ना? ठीक है, लीस्ट काउंट जो होता है मेन स्केल का और कुछ नहीं होता, वो पिच होता है। मतलब आपको क्या दे दिया भाई? आपको दे दिया है पिच 1 mm। द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर्स। अब वो पूछ रहा है सर्कुलर स्केल के डिवीजन बता दो। अगर आपको 5 माइक्रॉन्स नापना है, तो 5 माइक्रोमीटर अगर आपको नापना है तो बता दो कितने डिवीजन आपको सर्कुलर स्केल में चाहिए पड़ेंगे। यार हमको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। हाँ कि ना? बिल्कुल सही। चलिए, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच आपका कितना है भाई? 1 mm। पिच है आपका 1 mm। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हुआ? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हुआ? नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन आपको निकालना है, ठीक है ना? ये आपको अननोन है, ठीक है ना? लीस्ट काउंट आपको दिया है क्या?
लीस्ट काउंट आपको कितना नापना है भाई, 5 माइक्रोमीटर्स नापना है। तो 5 इंटू 10⁻³ आपको चेंज करना पड़ेगा ना, माइक्रोमीटर्स को mm में चेंज करना है, नहीं? हाँ सर, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻³ किया मैंने, इसको mm में चेंज किया। इसको आप नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा भाई आपका नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 mm अपॉन 1 mm अपॉन 5 इंटू 10⁻³, 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी mm है, ये भी mm है, काट दो इसको, इज इक्वल्स टू ऊपर गया 10⁻³ यानी कि हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 दूनी 10, 0, कितने डिवीजन आ गए, 200 डिवीजन, 200 सर्कुलर स्केल डिवीजन होने चाहिए। ठीक, आंसर है क्या इसमें, ए बी सी डी में, यह है बी ऑप्शन आपका आ गया। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने होने चाहिए, 200। क्लियर? इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब मैं बता देता हूं आपको, इसको हटा देता हूं यहां से, और यह है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। क्या टफ है इसमें, ऐसा क्या टफ था जो आपको नहीं बन सकता था, और इसमें ऐसा क्या है जो आपको ना पढ़ाऊं? कोई सेंस है इस चीज को ना पढ़ाने का कि नहीं आता है, मैं बोल दूं यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो भाई? आपके एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आप आगे चीजों को भी तो फोकस करोगे, दूसरे एग्जाम्स को भी तो फोकस करोगे। तो देखिए ये कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारे एग्जाम्स में आपके काम आने वाले। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो भाई इसको करता हूं मैं अब क्लियर। हमने अपने कंसेप्ट्स को सीख लिया है, उसके बेस न्यूमेरिकल को कर लिया है। अब हम एकदम आजाद परिंदे हैं, हम कुछ नया सीखने के लिए क्या है, तैयार है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं यहीं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम वहां पढ़ेंगे कि कैसे स्क्रू गेज की मदद से आप रीडिंग लेते हो। ठीक है, चलिए तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।